आपसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस करते हैं। मैंने भी आपको एक पैनल डिस्क्राइब किया कि भाई साहब 7-8 लोगों का पैनल होगा और उस पैनल में एक व्यक्ति आपके सारी पास्ट एविडेंसेस को, आपके बायोडाटा को रीड कर रहा होगा। यानी कि आपने जो अपना एक बायोडाटा दिया है, एक प्रोफाइल दिया, आपके प्रोफाइल को पढ़ता है और उसमें बहुत खुलेआम बेइज्जती के रूप में पढ़ता है। यानी वो कहता है इंटर, सेकंड डिवीजन, स्कूल, थर्ड डिवीजन, डिवीजन बोलते हैं, मतलब 59.9 है तो कोई बात नहीं, वो सेकंड डिवीजन बोलेंगे, उसको 59.9 नहीं बोलेंगे। जहां आप अपने आप को बोलना चाहो तो आप परसेंटेज में बताओ सर इसको 59%, पर कुछ सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, बस इतना। अच्छा, इसके बाद फिर वो आपका पूरा पेपर वगैरह जो आपने पब्लिश किए, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश, ये सारी चीजें। अभी जैसे आप लोगों के पास कोई पेपर पब्लिकेशन का कोई साइन नहीं है, अभी एक भी इंटरव्यू आपने अटेंड नहीं किया है। एक इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साहब 10-15 पेपर तो मामूली बात होती है, 100 पेपर के लिए लिस्ट लगा के आ रहे हैं, एक बोरा उठा के आ रहे हैं, पूरा उसमें रिसर्च पेपर का बंडल भरा हुआ है। मतलब फिर कुछ है ही नहीं ये सब चीजें अभी आपके पास। बुक्स पब्लिश कम से कम 5-7 बुक्स तो नॉर्मल व्यक्ति के पास होता है, एबनॉर्मल लोग तो 20-20 किताब पब्लिश करते हैं, 25-25 किताब पब्लिश करते हैं। ये आसान फील्ड नहीं है जितना आसान आप इसको ले रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जो है बहुत मोटी है, या आप नोटिस कर लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जो है वो 65,000 की स्टार्टिंग होती है, 10 साल बाद 1 लाख रुपए और 20 साल बाद 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है आज की रेशियो के अनुसार। और आपके टाइम में यानी आज से 20 साल बाद आप जब होंगे उस स्थिति में तो वो 12-13 लाख 18 लाख के रेंज में चल रही होगी, क्योंकि सैलरी हमेशा बढ़ेगी। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, सरकारी विश्वविद्यालय रहेंगे क्योंकि उससे सरकार को है लाभ। सरकारी विश्वविद्यालय प्राइवेट जल्दी नहीं होंगे, प्राइवेट विश्वविद्यालय आ जाए बात अलग है, परंतु सरकारी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेटाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो हम बात करते हैं, तो एजुकेशन तो ऑलरेडी प्राइवेट है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तो छूट है ही। लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय वो 100-100, 2-2 साल से 3-3 साल 100 सालों से चले आ रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हैं जो सरकार के हैं, तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, बीएचयू, ये प्राइवेट नहीं होने वाले, समझे। तो यहाँ अगर आप पढ़ते हैं और आज अगर आप यहाँ पर एंट्री पा जाते हैं तो बिगिनिंग 70,000 के आसपास से हो रही है, ठीक है। अभी माना जा रहा है 8वां वेतन आयोग आने वाला है और वो लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर बिगिनिंग 95,000 टू 1 लाख हो जाए। अगर इतना 95,000 1 लाख रुपए की बिगिनिंग होती है तो आप 5 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर जब होंगे तो ये लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के रेंज में पहुंच जाएगी, और आप प्रोफेसर होते तो 2.5 लाख 3 लाख जैसा आज मिल रहा है प्रोफेसर। आज प्रोफेसर की सैलरी 3 लाख और 2.5 लाख ऐसे चलती। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, समझे। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अच्छी मोटी सैलरी आप उठाने जा रहे हो, तो मोटी सैलरी तो नेट करने से नहीं मिलने वाली कि नेट कर दिया हो गया लाभ सैलरी होंगी, समझे। नेट और टेट में बहुत डिफरेंस है। एक बार वो नेट कर लिया तो फिर भी ठीक है, वहां तो छोटी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन नेट करने के बाद नौकरी इतना आसान नहीं है। आपको पीएचडी अब करना पड़ेगा, अब तो कंपलसरी कर दिया। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर होना है तो पीएचडी होना ही होना है। अब जब सोचिए विश्वविद्यालय के लिए आप अप्लाई करेंगे तो क्या डिग्री कॉलेजेस के लिए पीएचडी और नेट दोनों क्वालिफाइड लोग नहीं आएंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। आपकी भीड़ तो पीएचडी और नेट के साथ हो नहीं होनी। अब आप सोचिए कि अब से अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड होते हैं और अब से होंगे तो 4 साल 5 साल लग जाएगा। अब आप सोचिए आपको जॉब पाने में 4 से 5 साल का समय लगेगा, और 4 से 5 साल आपको तैयार होने में भी लगेगा। इतना सरल नहीं है कि आप सोचो कि घर बैठे बैठे हम साल 1.5 साल के अंदर नौकरी निकाल लेंगे। लेकिन आप अपने अंदर क्वालिटी तो लाओ, अपने अंदर नॉलेज तो बढ़ाओ। अभी मैं आपको आपके विषय का एक पेपर रख दूं, आप 40 से 50 में बोल जाएंगे, 40-50 क्वेश्चन, समझ रहे हैं। अब 40-50 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। आपको जो कॉन्फिडेंस के साथ 75 से 80-85 क्वेश्चन आज की डेट में नेट के थर्ड पेपर में ठीक होना चाहिए। ये अभी आपका रेंज नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर की जो वैकेंसी आती है उसमें 75 से लेकर 80-85 के रेंज पहुंचना चाहिए। ये पीजीटी की परीक्षा नहीं होती। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है सब्जेक्ट का बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं। टफ मतलब वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव सरल ऐसे नहीं कि हाँ ये याद किया रटा था और टिक मार दिया, ईयर मार दिया, टिक। हिस्ट्री है तो ऐसे ईयर मार देंगे, याद है वो ईयर नहीं, तो एनालिसिस पर प्रश्न रखते हैं।
इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो वो बड़े जोड़ कड़ा के स्टैटिस्टिकल प्रश्न रखेंगे आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए। सोशियोलॉजी का प्रश्न दे रहे हैं तो सोशियोलॉजी में बहुत एनालिसिस करेंगे। आर्थिक, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था सोशियोलॉजी में कि सांस्कृतिक निर्धारणवाद, सांस्कृतिक भौतिकवाद। अब निर्धारणवाद और भौतिकवाद में क्या डिफरेंस है, इस प्रकार के ऑप्शंस के कई क्वेश्चन हैं। सोशियोलॉजी वाले बच्चों पढ़ाया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक एनालिटिकल प्रश्न रखा कि चर के मध्यवर्ती चर को एक्सप्लेन करिए एक उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण आपको देना होगा, फिर एक्सप्लेन करना होगा। आपको उसमें स्वतंत्र चर आश्रित चर बताना ही पड़ेगा। मध्यवर्ती बताना है तो स्वतंत्र आश्रित चर बताना ही पड़ेगा। आश्रित चर वो होते हैं जो स्वतंत्र चरों पर निर्भर रहते हैं और स्वतंत्र चर वो हैं जो बदलते रहते हैं। मध्यवर्ती चर जो कारणात्मक बोध को प्रकट करते हैं। और फिर उदाहरण है कि धूम्रपान से कोशिकाएं विखंडन होती हैं और जिनसे कैंसर होता है। समझ गए? तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने सबसे पूछ लिया, सबसे क्वेश्चन हो गया, शिव आपसे भी क्वेश्चन हो गया, अलका से भी हो गया, सबिया से भी हो गया, क्या आपसे क्वेश्चन हुआ? पूजा उत्तर दीजिए। हाँ सर हो गया। चलिए फिर आज बिगिन करते हैं जो अगले क्वेश्चन से, क्योंकि विंचर तो आपको पढ़ा दिया था, चर हो गया है, सैंपलिंग हो गया है। पढ़ाना है तथ्य निदर्शन लेने के उपकरण, टूल्स ऑफ डाटा टेकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, टूल्स ऑफ डाटा टेकिंग। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? जी सर।
हाँ ठीक है, तो तो मैं रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दे रहा हूँ। आते हैं, सो ये हमेशा प्रश्न आपके सामने आते हैं छोटे-छोटे कि भाई डाटा लेने के औजार किसे कहते हैं। तो औजार लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा टूल्स, तो टूल्स में हम जनरली 4 प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं। डाटा लेने के लिए 4 प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन-कौन से 4 प्रकार के टूल्स, तो ये मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात है, फिर इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, फिर क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली और उसके बाद शेड्यूल अनुसूची। सब ये चारों आपके सामने हैं और अक्सर एक प्रश्न इस पे मैंने देखा हर 1 साल 2 साल में जरूर पूछ लेता है। एग्जामिनेशन में टूल्स पर प्रश्न जरूर आता है। इवन करेक्ट की परीक्षा, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा है उसमें भी इस पे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं डाटा लेने की टूल्स यानी औजार पर। तो सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण यानी कि देखकर, अब अवलोकन करके, तो जाहिर सी बात है ये सबसे आसान तरीका है डाटा लेने के। एक शोधार्थी जब फील्ड में जाता है तो फील्ड में पहुंचने के बाद वो फील्ड में लोगों से बात करने के बजाय, लोगों से कुछ पूछने के बजाय स्वयं अपने आत्म अवलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ समझता है। यूं तो रिसर्च के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो बोल रहा है वो प्रभावित हो जाता है अगर उसे पता चलता है कि आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन इस मायने में सही डाटा लेने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट को ये नहीं पता है कि वो अवलोकन का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है वो एज नेचुरल प्रवृत्ति के साथ, अपने नेचुरल प्रकृति के साथ कार्य करता है। आप ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, आप चुपचाप वहां पर मेबी डिस्गाइज्ड रूप से या आप प्रत्यक्ष रूप से उसके पास आप घूम रहे हैं और उसको अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डाटा लेने का ये तरीका बहुत ही माइन्यूट होता है, पेनिट्रेटिव वर्क होता है। इसमें हम बहुत ही छोटी-छोटी बातों को एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनकी सोच कैसा है, इनकी वैचारिकी कैसे है, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, वास्तविक रूप से क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुंभ मेले पर रिसर्च किया। कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। तो कुंभ की अपने इस रिसर्च के दौरान मैं फील्ड में पहुंचा। मैंने फील्ड में प्रमुख रूप से जो कोर था, सेंट्रल पेरिफेरी, उन्हें साधुओं को चुना था क्योंकि वो साधु कई एक कुंभ में जाते हैं और जनरली वो धर्म के कार्यों में लिप्त रहते हैं। अब धर्म के कार्यों में लिप्त रहने की वजह से मैंने सेंट्रल पेरिफेरी के रूप में साधुओं को चयन किया और साधु मेरे लिए बहुत बेस्ट रूप से रिप्रेजेंटेटिव थे और काफी इंफॉर्मेटिव माने। अतः साधुओं से डाटा लेने की दृष्टिकोण से मैंने इन चारों प्रकार के औजारों का प्रयोग किया। अब ये चारों प्रकार के औजारों की की स्टार्टिंग करता हूँ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मैंने साधुओं से बात करने के बजाय उनसे अवलोकन करके, अवलोकन के माध्यम से उनको निरीक्षण करके, उनको देखकर उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया। अब
अगर मैं साधुओं से डायरेक्ट जाके मिल के ये बोलूं कि साहब मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, तो जाहिर सी बात है वो बनावटी भी हो सकते हैं या वो अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से भी अपनी बातों को कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो अवलोकन का एक हिस्सा है। इसलिए मैं उनके सामने परोक्ष रूप से उन्हीं के बीच में उनके आसपास घूमता था और मैंने उनसे अवलोकन किया, उन्हें उनका जीवन शैली देखने का प्रयास किया। मैंने देखा कि बहुत से साधु धर्म के कार्य से तो धर्म के नाम से जरूर जुड़े हैं, परंतु अधर्म से युक्त हैं। बहुत से ऐसे साधु हैं जो बोलते ज्यादा नहीं लेकिन धर्म से बड़े युक्त हैं। बहुत से ऐसे साधु थे बड़े ही सच्चे भाव भक्ति से थे, और बहुत से ऐसे साधु थे जो साधारण रूप से जैसे हम आप जीवन जीते हैं बस वैसे ही हैं, बस कुछ मिला करके कहा जाए, कुल मिला के कहा जाए तो वो यथा भाव भक्ति से प्रेरित होकर आ जाते। मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया अपने रिसर्च के दौरान, तो मैंने ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया, अवलोकन का प्रयोग किया कि देख कर समझा जाए कि इनकी जीवन शैली क्या है। सच्चाई को बहुत बेहतर रूप से करीबी से जानने का एक प्रयास किया। अवलोकन में एक होता है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम उस पूरे फील्ड के एक हिस्सा बन जाए। जैसे हमें साधुओं पे अध्ययन करना है और हम भी चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उनके साथ जीवन को जिएं, तो जाहिर सी बात है हमें पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करना होगा। अब हम उनके क्लोज अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमें खुद को डिस्गाइज करना होगा एज ए साधु। तो एज ए डिस्गाइज करके साधु के रूप में हम उनके साथ रुकेंगे, उनके पास बैठेंगे, उन्हें यह एहसास होने ना देंगे कि हम एक रिसर्चर हैं और हम उनकी जांच करने आए हैं। तो उनके मन की बातों को हम बहुत करीब से जान सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और एक रिसर्चर के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है कि आप जिस फील्ड का अध्ययन करना चाहते हैं उस व्यक्ति के क्लोज पहुंचे और उस डिस्गाइज होकर के उससे बातचीत करें, उससे जानकारी प्राप्त करें। तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन कई बार रिस्की भी होता है। लेकिन फिर भी आप एक रिसर्चर के लिए चुनौती बड़ा कार्य रहता है कि वो उस फील्ड का एक अंग बने। बहुत से बड़े रिसर्चर हैं जिन्होंने जनजातियों के बीच में अध्ययन करना था, तो जनजातियों के हिस्से के रूप में उनकी जीवन शैली को अपना लिया, उनके साथ रहना, यहाँ तक कि कुछ ऐसे रिसर्चर भी हुए जिन्होंने उन्हीं के लोगों के साथ विवाह करके और पूरे पारिवारिक जीवन को जी करके एहसास किया कि उस जीवन में, उस जनजाति जीवन में कैसा सोच है, क्या विचारधारणाएं हैं और किस प्रकार के लोगों की कैसी मानसिकता। मैंने भी एक प्रयास किया पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करने के दृष्टिकोण से साधुओं के बीच में रहने का। तो मैंने यह देखने का प्रयास किया कि साधु कैसे बना जाता है, साधु बनने के लिए जो भी सिस्टम था उसको अपनाने का प्रयास किया। बहुत क्लोजली अटैच होकर के मैंने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कुछ दिन किया, जिससे कि मैंने साधुओं के साथ जीवन जीने की जो कला थी उसको अपनाया, उनके साथ जीकर, उनके साथ रहकर, उनके अखाड़े में, उनके मठों में क्या सिस्टम है उसको समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम क्लोज व्यू करते हैं, केस स्टडी टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। यूं कह लीजिए हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, एक्शनेबल टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन को समझाया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ऑब्जर्व करके डेप्थ को जान सकता है। दूसरा जो तरीका है वो इंटरव्यू, साक्षात्कार। मैक्सिमम लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार हम डिस्गाइज होकर के साक्षात्कार करें, हम ओपन होकर साक्षात्कार कर सकते हैं, हम मिल करके बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से बात करने से कई बातें हमें डेप्थ में सोच सोच के बताते हैं, कई बातें जो हम जानना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन से हमें नहीं मिल सकती, वो पूछने पर व्यक्ति गहराई से चिंतन मनन करके हमें उत्तर देता है। इसलिए इसका भी प्रयोग किया। ऑब्जर्वेशन साक्षात्कार के रूप में मठाधीश है, उनके पास जाकर के हमने बात किया, जानकारी लिया, अपने कुछ प्रश्न थे उनसे करा और उनसे ओपन और क्लोज दो प्रकार की यहाँ पर क्लोज और ओपन। ओपन का ये मतलब है कि हम जो मन में आए वो बातें उनसे पूछे, क्लोज यानी जो प्रश्न हम बना के ले गए हमसे उनको उस तरीके से उन बातों को पूछे। तो यहाँ पर एक साक्षात्कार विधि जिसमें हमने जो बेसिकली मठ के मठाधीश थे, जो प्रधान थे, जो किसी अखाड़े के प्रमुख थे, अब उन्हीं से हमें मिलना है तो हमें उनको अपने विषय में बताना जरूरी है कि साहब हम एक रिसर्चर हैं, हम बीएचओ से हैं और हम कुंभ मेले पे स्टडी कर रहे हैं, धर्म के कार्य में आप सहयोग चाहिए, अतः इस शोध कार्य में आपसे कुछ जानकारियां लेने को इच्छुक।
तो जाहिर सी बात है कि जो मठाधीश थे, जो धर्माचार्य थे, जो शुक्राचार्य थे, जो अखाड़े के प्रमुख थे, उन्होंने उनमें से कईयों ने हमारी मदद करी और उन्होंने हमसे मिल करके अपनी जानकारी को हमारे साथ रूबरू किया और हमें इन्फॉर्मेशन दिया। तो मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर मैंने देखा कि इंटरव्यू भी बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम रिसर्च एक व्यक्ति से मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि क्लोज या ओपन तरीके से इंटरव्यू लेता है, जानकारी को संग्रहित करता है। तीसरा क्वेश्चनर है और चौथा है शेड्यूल। मैं तीसरे और चौथे की एक बात में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब प्रश्नावली अनुसूची। अब मैंने इस चीज को बड़ा गहराई से देखा जब मुझे खुद अपना रिसर्च कंप्लीट करना था, तो मेरे सामने मेरे को सेकंड सेमेस्टर यानी जब पहला सिनॉप्सिस हो जाता है, दूसरा चैप्टराइजेशन का स्तर होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और चैप्टराइजेशन, तब उसमें आपको इंटरव्यू शेड्यूल क्लियर करना होता है, यानी 3 सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में, राइट, तीसरे सेमेस्टर में इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर बनाना होता है। तो मेरे सामने एक प्रश्न था कि मैं क्वेश्चनर बनाऊं या मैं इंटरव्यू शेड्यूल बनाऊं, यानी शेड्यूल बनाऊं। तो शेड्यूल और क्वेश्चनर क्या होता है ये मुझे क्लियर नहीं था। मैंने इसके लिए कई एक लोगों से मुलाकात की, अपने सीनियर से। तो सीनियर्स ने मैंने पूछा कि भैया क्वेश्चनर बनाया जाता है या शेड्यूल बनाया जाता है? तो अरे कुछ भी लिख दो, क्वेश्चनर शेड्यूल सब एक बात है। पहली बात एक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर था लोगों को कि क्वेश्चनर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। मैंने अपने सुपरवाइजर तक से मिला, उन्होंने भी इस बात को बड़े ही टालते हुए कहा दिया कि ठीक है आप अपने जूनियर से जानकारी ले लीजिए, सीनियर से जानकारी लीजिए। तो खैर यहाँ पर होता है व्यस्तता की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी कि ये मान सकते हैं कि बहुत से लोगों का इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि शेड्यूल क्या होता है, क्वेश्चनर क्या होता है। मैंने कई थीसिस को जाके थीसिस डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी से निकाला, मैंने देखा कुछ ने शेड्यूल बनाया था, कुछ ने क्वेश्चनर लिखा था। अब और कंफ्यूजन बढ़ गया जब बड़े-बड़े प्रोफेसर्स के रिसर्च में मैंने शेड्यूल और क्वेश्चनर, यानी टॉपिक में शेड्यूल है, क्वेश्चनर है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है। अब एक्चुअली क्या है कि इनमें बड़ी सिमिलैरिटीज होती हैं, इसलिए ये डिफरेंस को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिफरेंस है लेने के तरीके। इस बात को मैंने काफी अध्ययन करने के बाद समझा और कुछ एक दो लोग थे मेरे सुपरवाइजर ने भी बाद में गाइड किया और बहुत से लोगों ने फिर इस पर डेप्थ में मुझे समझाया। तो मैंने इसको देखा कि इस पे क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज की बात करूंगा तो सबसे पहली बात, दोनों ही क्वेश्चन की लिस्ट, बोथ आर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दोनों ही क्वेश्चन की सूचियां होती हैं। अब क्या होता है कि जब हम क्वेश्चनर उठाते हैं तो इसमें भी हम क्वेश्चन की सूची यानी प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं, और जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें भी प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं। अंतर है लेने में भेद है, यानी कि हम किस तरीके से ले रहे हैं, जानकारी कैसे कलेक्ट करते हैं। एक रिसर्च स्कॉलर जब फील्ड में जाता है, शोधार्थी जब फील्ड में जाता है, क्षेत्र में जाता है, तो क्षेत्र में वो एक प्रश्नों की सूची जो उसे जानना है, तमाम अध्ययनों के बाद जो उसके मन में विचार आते हैं, अध्ययन के कार्य हैं, उसको वो जानने के लिए क्षेत्र में जाता है उत्तरदाता के पास। उत्तरदाता के पास जाने के बाद वो प्रश्नों की सूची को उत्तरदाता के सामने खड़ा होकर उस प्रश्नों को पूछता है जो सूची में है, और उसके बाद उत्तरदाता उत्तर देता है और शोधार्थी उन्हें स्वयं ही भरता जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब शोधार्थी प्रश्नों को पूछकर, ठीक है, प्रश्नों को पूछकर प्रश्न तालिका में उत्तरों को स्वयं भरता है, तो ये तरीका बोला जाता है अनुसूची, यानी शेड्यूल्ड करना। यानी प्रश्नों को शेड्यूल किया गया, उनसे पूछा गया और उसने उत्तरदाता ने उत्तर दिया और रिसर्च स्कॉलर या शोधार्थी ने स्वयं ही उत्तरों को भरा। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनुसूची। लेकिन जब शोधार्थी उत्तरदाता को प्रश्नों की तालिका पकड़ा देता है, प्रश्नों की सूची यानी क्वेश्चन लिस्ट पकड़ा देता है और उससे अपेक्षा करता है, आशा करता है कि आप प्रश्नों को भरकर उत्तर तालिका में उत्तर भरकर हमें दें, प्रश्नों को पढ़कर उत्तर तालिकाओं को उत्तर में मार्क करके हमें दें। तो इस प्रक्रिया को क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली। अब देखिए बहुत क्लोज रिलेशन है, दोनों में शोधार्थी उत्तरदाता के पास जाता है, बस एक में शोधार्थी स्वयं उत्तर पता चलता है पूछ के, जिसे हम सूची कहते हैं, और एक में उत्तरदाता प्रश्नों की सूची लेकर अपने आप यानी उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरता है और फिर वो पकड़ा देता है शोधार्थी को।
अब ऐसा कब होता है? देखिए इनमें केसेस की बात होती है। केसेस क्या होता है कि जब एनजीओ लेवल का काम होता है, बड़े स्तर पे कार्य होता है, तो हमें बहुत ज्यादा लोगों से कम समय में जानकारी कलेक्ट करना होता है। तो जनरली हम क्वेश्चनर का प्रयोग यानी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जानकारी अगर हमें चाहिए तो व्यक्तिगत रूप से हमें एक एक व्यक्ति से मिल करके जानकारी लेने में बहुत समय लग सकता है। अतः हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं कि भाई 10,000 लोग हैं, 1,00,000 लोग हैं, अतः 1,00,000 पर्चा छपवा कर 10,000 पर्चा छपवा के हमने लोगों को दे दिया। अब वो अपनी इच्छा अनुसार समय के अनुसार 2-4 दिन के अंदर, 1 सप्ताह का समय, वो उत्तर पढ़ के आराम से इत्मीनान से सोच विचार करके प्रश्नों को पढ़ के उत्तर भर देंगे और फिर एक जगह उसको जमा कर देंगे और करेक्शन के रूप में शोधार्थी जाकर के सप्ताह में एक दिन जाकर सारे क्वेश्चंस के लिस्ट को कलेक्ट कर लाएगा और इस प्रकार से डाटा को गेन कर लिया जाएगा। एनजीओ लेवल पर जनरली इस कार्य को किया जाता है, लेकिन रिसर्च लेवल पे शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि साहब हमारे पास 4 से 5 साल का वक्त है रिसर्च करने के। हमने सेलेक्ट किया 350, 343, 443 ऐसे कुछ लोगों को सेलेक्ट किया। सपोज करिए हमने साधु का चयन किया, तो हमने 343 लोगों से जानकारी लेना है। अब 343 लोगों से, साधुओं से, 350, 400 साधुओं से मिलना बड़ी बात नहीं है। साल 1.5 साल के अंतर्गत या कुंभ में 2-3 महीना हम थे, तो जाहिर सी बात है 3 महीने के दौरान में रोज अगर 10-20 को टारगेट किया जाए तो वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अतः शेड्यूल्ड में रिसर्च स्कॉलर जनरली शेड्यूल्स का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलकर के लोगों से प्रश्न पूछकर उत्तरदाता के उत्तर जो उसने दिया उसे हम स्वयं ही यानी कि शोधार्थी मार्क करता चलता है प्रश्नों की सूची में और उसे भरता है और इस प्रकार से इसमें शेड्यूल्ड का प्रयोग रिसर्च के दौरान ज्यादा होता है। लेकिन यह कहना गलत है कि केवल शेड्यूल ही प्रयोग कर सकते हैं रिसर्च में, हम क्वेश्चन को भी प्रयोग करते हैं। ऐसे मैंने किया, मैंने लगभग 2000 लोगों से क्वेश्चन किया। अब 2000 लोगों से कैसे? जैसे साधु संतों का मठ है, मठ में गए तो वहां पता चला यहाँ 400 साधु हैं, यहाँ 300 साधु हैं, 200 साधु हैं। अब ये अखाड़े हैं, इस अखाड़े में काफी साधु हैं। अब हम कम समय में 2-2,500 लोगों से जानकारी नहीं ले सकते हैं, तो बेहतर था हमारे लिए विकल्प था। मैंने 10,000 पॉम्पलेट छपवाए जिसमें क्वेश्चंस की दोनों आगे पीछे ऑफसेट पर लगभग 40 प्रश्न थे, तो 20 प्रश्न लगभग एक साइड में, 20 प्रश्न छोटे-छोटे करके मार्क करा दिया और उस पर पॉम्पलेट मॉडल जो प्रश्नों की सूची थी उसे उस अखाड़े के पास रख दिया और वहां के प्रबंधन से कह दिया कि साहब आप इसे बंटवा दीजिएगा अपने साधु संतों में, और जो पढ़े लिखे शिक्षित साधु हैं जो इच्छा रखते हैं प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मैंने लगभग 10,000 बच्चों को छपवा करके और इस तरह से 12-13 अखाड़ों में रखा दिया। उन्होंने उसे अपने साधुओं में बंटवा दिया। उनमें जो इच्छा रखते थे उन्होंने उसको फिल करके भर करके वहीं प्रबंधन में छोड़ दिया और फिर लगभग 15-20 दिन के बाद मैं जाकर के सभी जगह से उसे प्रिंट लाया जिसमें से 2000 लोगों ने उत्तर दिया। अब इस प्रकार से दो बातें होती हैं कि साहब पढ़ा लिखा वर्ग है तो वो प्रश्नों की सूची को पढ़ सकता है, दे सकता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है तो वहां अनुसूची काम देगा। बड़ा दायरा है तो वहां अनुसूची काम नहीं देगा, वहां पर प्रश्नावली काम देगा। अब दोनों तरीके से डाटा को कलेक्ट कर दिया जा सकता है। कम समय में डाटा कलेक्ट करना है तो प्रश्नावली सबसे उत्तम होता है, और अगर हमें काफी अच्छे से समय है तो अनुसूची के माध्यम से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अनुसूची में ज्यादा रिलायबिलिटी बन जाती है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे होते हैं, उत्तर को भरते चलते हैं, हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे उत्तर दे रहा है। लेकिन कई बार प्रश्नावली में मनगढ़ंत रूप से टिक कर दिया उत्तर को, एबीसीडी मार्क करके थमा दिया, बिना पढ़े भी दे दिया क्योंकि लोग वक्त देना नहीं चाहते। इस प्रकार से ये कई मायने में एक दूसरे से कंपैरेटिवली कई दृष्टिकोण से अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। खैर, यहाँ पर अब एक बात तो समझ में आती है कि प्रश्नावली का प्रयोग हम अधिकतम एनजी लेवल पे करते हैं कि मान लीजिए उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों का अध्ययन करना है। साल भर पहले जो बाढ़ आई थी उसके संबंध में क्या लोगों के विचार है, 10 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, उस पर अध्ययन करना है। समाज कल्याण विभाग इस प्रकार के अध्ययन करा करके विकास के कार्यों में उसको मदद मिलेगा। या इंटरनेट पे आप देखिए तो नेट पर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया फ्यू मिनट्स प्लीज हेल्प अस टू गेट द इंफॉर्मेशन, जस्ट 2 मिनट्स आप ये 2 प्रश्नों 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, आप लोग
भर दिया और फिर फीडबैक दे दिया, फीडबैक जैसे फॉर्म दिया जाता है। तो इस प्रकार से फीडबैकिंग दृष्टिकोण से प्रश्नावली, तो बड़े लेवल पे प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है और छोटे और व्यक्तिगत स्तर पर जो है हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। जनरली रिसर्च स्कॉलर्स अनुसूची का प्रयोग करते हैं, ये मुझे अंत में पता चला। खैर मैंने दोनों ही प्रकार की सूची और सूची और प्रश्नावली दोनों ही प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया, टूल्स का प्रयोग किया अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और दोनों ही क्या कहना, चारों ही प्रकार की तथ्यों का, चारों ही प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से कैसे हम ओके, तो मैंने आपको इन चारों टूल्स बताए, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और आप लोगों को बड़े डेप्थ में याद रखने की जरूरत है। समझ में आया? कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग पूछिए, क्योंकि आप लोग हाँ कर देते हैं, जब मैं पूछता हूँ तो आपके पास जवाब ही नहीं होता, तो मजा नहीं आता। जब मैं पूछता हूँ तो फिर आप मेरी तरीके से जवाब देना शुरू कीजिए। आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो हमारी तरीके से बनने का प्रयास कीजिए, हमसे भी बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, आप बोलने लायक बनेंगे। अड़खड़ाहट लड़खड़ाहट नहीं, उदाहरण के माध्यम से शुरुआत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तब बताना शुरू। फिर भी कोई प्रश्न है? अलका आप बताइए, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन पूछिए, बताइए, पूछिए। इसमें कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कल पूछूंगा। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। समझ में आ गया ना? यस सर। कविया सर जो सर्वे करते हैं, सर्वे और प्रश्नावली एक ही होता है? देखिए वो अलग चीज है, जो सर्वे करना होता है वो रिसर्च पूर्व स्थिति एक प्रकार से होती है, और कई जगह एक होता है सर्वे मेथड, टेक्नोलॉजी में एक सर्वे मेथड भी होता है। ये सर आवाज नहीं आई। टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये टूल्स है, टूल्स में सर्वे नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। औजार और सर्वे में अंतर, ठीक है। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, तो सर्वेक्षण दो प्रकार से होता है। एक होता है साधारण रूप से जानकारी प्राप्त करना, और ये कब होता है, जनरली जब शोध करने से पूर्ण हम मुआयना करते हैं तो उसे हम सर्वे करते हैं, ठीक है। एक ये होता है, और एक हो जाता है किसी कार्य हो जाने के बाद उसकी जांच हेतु सर्वे किया जाना। तो सर्वे एक मुआयना है जिसमें हम एक मेथड भी अपनाया जाता है, सर्वे मेथड भी बोला जाता है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत भी होता है, जिसमें हम मात्र सर्वेक्षण करके ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वो सर्वे मेथड होता है और एक सर्वे, क्लियर। देखिए टूल्स, उसको टूल्स और भी परीक्षा पूछा जाता है, क्लियर, ठीक है। यस सर। हाँ कोई प्रश्न है जल्दी से पूछिए। नो सर, एक दो बार वीडियो देख लेंगे और अगर कुछ होगा तो पूछेंगे जरूर। पूजा एनी प्रश्न? प्रश्नावली का प्रयोग तब करते हैं ना जो जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में हो। जैसे पूछो बेटा, क्या बोला? सर जब प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं टूल्स का, तो मतलब जब अधिक मात्रा में जनसंख्या हो तभी उसका प्रयोग करेंगे ना? हाँ, जब क्षेत्र बड़ा है, बड़े पैमाने पे जानकारी चाहिए, कम समय में सूचना एकत्रित करना है, तो भाई प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे। और जब हमारे समय है और हम व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल सकते हैं, कम लोगों से जानकारी लेना हमारा टारगेट है, तो हम इंटरव्यू शेड्यूल या शेड्यूल का, कई बार इसी शेड्यूल को इंटरव्यू शेड्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए ठीक है फिर। सर कल वाला वीडियो आप नहीं डाल दीजिए। हाँ, वीडियो अपलोड हो रहा है, नेट खत्म हो जाता है, इतने वीडियोस होते हैं, सोशियोलॉजी का भी अपलोड नहीं हो पाया, इसका नहीं हो पाया, जो एनवायरनमेंट हो पाया। अब दिन भर क्लास लेते हैं 1 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो क्या होता है कि वीडियो तो वो नेट इंटरनेट यही खत्म हो जाता है, फिर इंटरनेट डालता हूँ तब रात के 4-12 बजे तक, सुबह इसको अपलोड नहीं करता ताकि इंटरनेट ना खत्म हो जाए। लेकिन बाकी के 3 दिन जो है जब खाली रहता है तो उसमें सब धीरे धीरे अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो मैं सब अपलोड कर रहा हूँ, आज आधा हुआ, अभी आधा और अपलोड करूंगा, आज का भी प्लस हो गया, तो आ जाएगा 2-1 दिन में सब आपके पास, क्लियर।
नहीं तो बिल्डर में जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, नहीं दिक्कत। समझता हूं, लेकिन कैपेसिटी जितना इंटरनेट की होती है, जितना बैंडविड्थ डलवाता हूँ, सोचो 4 जीबी एक में, 4 जीबी एक में, एक बीएसएनएल का 5 जीबी, यानी कि 4 8 और 8 5 13 जीबी तो मेरा क्लास में ही खत्म हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ जो है वो 2-4 जीबी 5 जीबी तो घर वालों का चुरा के काम करता हूँ, तो वो सब रात तक में एंड हो जाता है। और फिर इसके बाद घर वाले अलग सब गाली देते हैं कि मेरा सब इंटरनेट खा गया, ठीक है, सभी लोग लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन कर वाईफाई लगवा लीजिए। 1 घंटे की लंबी वीडियो में ना काफी लंबी वीडियो हो गई, Zoom भी ऐप से खुल नहीं रहा था एक्चुअली। कल मेरा पूरा जो कंप्यूटर है वो भर गया, तो मैंने कल इसमें काफी खाली किया है, तो वो जूम रिकॉर्डिंग जो है वो मिस, तो उसकी अलग से जो रिकॉर्डिंग बनाई है वो 1 घंटे के ऊपर की, वो धीमे धीमे अपलोड हो रहा है, कल से अपलोड हो रहा है, अभी हुआ नहीं, तो वो 1-2 दिन लेगा, ठीक है। तो वो भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा, इधर का भी भेज दूंगा, आज वाला भी भेज दूंगा, धीमे धीमे तो ओके सर। ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, आज की क्लास यही रोकता हूँ और थोड़ी देर में अपने ठीक है, फिर रख रहा हूँ फिर, ओके। यस सर, ठीक है सर, नमस्ते सर। कुछ नहीं, सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।